हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान इसी चैनल। आज हम बात करने वाले अमोनिया प्लांट के इंटरव्यू क्वेश्चन। अमोनिया प्लांट के अंदर जैसे आप जाते हो जो रेफ्रिजरेशन में आता है उसके अंदर बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होते हैं और उसके बाद हम डीपली इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। ये फर्स्टली आपके सामने बेसिक है, एक जिसका एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल 3 साल तक है उनके लिए बेसिक क्वेश्चन क्या रहते हैं, ये एक फ्रेशर के तौर पे जो उनको वहाँ पे मेंटेन करना होता है या जो चीज़ें देखनी होती है। और इसके बाद हम एक सेकंड पार्ट लेके आएंगे 1 या 2 दिन में जो डीपली रहेगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे भी जैसे आपका एक्सपीरियंस 5 साल 7 साल हो जाता है तो उसके बाद किस प्रकार से क्वेश्चन पुट होते हैं अमोनिया साइकिल में, अमोनिया वाले प्लांट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अमोनिया प्लांट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे कुछ इस प्रकार से बनते हैं जो कि प्लांट में ऑपरेट होते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बना है, लिक्विड अमोनिया पंप का यूज क्या है। आप जैसे अमोनिया प्लांट में काम करते हो या नहीं करते हो, कभी आपने देखा होगा हमेशा एक लिक्विड अमोनिया पंप यूज होता है। उसका क्या रीजन है, क्यों लगा होता है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। देखो ये हमेशा क्यों लगता है, क्योंकि जब भी हमारा प्लांट क्या होगा, बड़ा होगा, जब भी हमारा प्लांट बड़ा होगा, बड़ा होने के कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेफ्रिजरेंट अमोनिया को नहीं ले जा सकते बाई ग्रेविटी। तो बाई ग्रेविटी जब हम नहीं ले जा सकते तो वहाँ पे हमें पंप का यूज करना पड़ता है, पंप का यूज करना होता है, क्योंकि पंप क्या करता है, फोर्स के द्वारा अमोनिया को आगे भेजता है। अब फोर्स के द्वारा जब अमोनिया को आगे भेजेगा तो सबसे पहले वो किस कंडीशन में भेजेगा और क्या कंडीशन उसकी होनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड वो अमोनिया होगा, ठीक है, लेकिन ये कहाँ भेजता है, ये हमेशा भेजेगा आपके एवापोरेटर में। एवापोरेटर मतलब जहाँ पे भी आपको कूलिंग क्रिएट करनी है, जहाँ पे भी आपको कूलिंग क्रिएट करनी है वहाँ पे ये डायरेक्टली अमोनिया का लिक्विड भेजेगा। और जब वहाँ पे पहुँच जाएगा तो उसके जस्ट बाद जैसे हमारी लिक्विड की लाइन आ रही है तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ड्रायर, एक्सपेंशन वाल्व और उसके बाद आपका एवापोरेटर जहाँ पे आपको कूलिंग क्रिएट करनी है। और उसके बाद ये जो रिटर्न आएगा, रिटर्न ये वापसी कहाँ पे आएगा, जहाँ से गया है, कहाँ से गया ये, एलपी रिसीवर से। एलपी रिसीवर मतलब कि एक्यूमुलेटर, इसका जो सक्शन है मतलब ये जो आउट होगा एलपी रिसीवर की वापसी ऊपर से इन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ये यहाँ से निकलेगा तो वहाँ पर हमारा जो अमोनिया है वेपर भी रहेंगे प्लस में लिक्विड भी रहेगा। लिक्विड क्यों रहेगा, जो रेफ्रिजरेंट हमारा पूरी तरह से वेपर में नहीं बन पाया है और जो रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर में बन पाया है वो भी वहीं चले जाएंगे एलपी रिसीवर के अंदर। एलपी रिसीवर में जाने के बाद जो खाली वेपर है उनको सक कर लेता है कंप्रेसर और जो हमारा लिक्विड रहता है वो वापसी दोबारा से क्या होता है, प्लांट में भेज दिया जाता है। तो ये वर्क रहता है अमोनिया पंप का। जब भी आपका प्लांट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे आप बाई ग्रेविटी के द्वारा अमोनिया को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, वहाँ पे हम पंप का यूज करते हैं। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकेंड वे में आपसे बात करेगा एक मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक साइकिल में होता है, हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में होता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। अब देखिए रेफ्रिजरेशन साइकिल वैसे तो यहाँ पे सब कुछ समान होता है, सब चीज़ कॉमन है, सब चीज़ वही होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल बताते हैं उसके अंदर क्या बताते हैं, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, ड्रायर लगा होता है, एक्सपेंशन और एवापोरेटर। हम यहाँ पे रेफ्रिजरेशन साइकिल खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। आप मेरी अलग से इसकी वीडियो भी देख सकते हो जिसके अंदर मैंने प्लांट के अंदर बताया गया रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि वहाँ पे पार्ट्स क्या क्या रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारा रहता है कंप्रेसर, सबसे पहले हमारा रहता है कंप्रेसर। कंप्रेसर हमारा मेनली वही वर्क करेगा, एवापोरेटर से आने वाला लो प्रेशर लो टेम्परेचर की गैस को कम स्थान में खींच के उसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कंप्रेस कब करेगा, कम स्थान में उसको कंप्रेस करेगा और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में चेंज कर देगा। अब यहाँ पे कंप्रेसर के बाद हमारा लगता है क्या, ऑयल सेपरेटर। क्या लगता है, ऑयल सेपरेटर। अब ऑयल सेपरेटर का यहाँ पे यूज क्या है,
अब कंप्रेसर जब इसको गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑयल की मात्रा भी साथ में कंप्रेस्ड हो जाती है, ऑयल की मात्रा भी कंप्रेस्ड हो जाती है, जो कि आगे जाके लाइनों में क्या करेगा, चोकिंग का काम करेगा, रेफ्रिजरेंट को बहने में रुकावट पैदा करेगा। तो उसके लिए हम ऑयल सेपरेटर का यूज करते हैं। अब ऑयल सेपरेटर हमारा किस प्रकार काम करता है, अब देखो एक हमारी गैस है, एक हमारा ऑयल है। तो गैस के वेपर हल्के होते हैं, गैस को अगर हम बॉईल करेंगे तो इसके वेपर हल्के होते हैं, ऑयल को भी अगर हम बॉईल करेंगे तो इसके वेपर क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो गैस के वेपर हल्के होने के कारण ये सीधे निकल जाते हैं, लेकिन ऑयल के वेपर भारी होने के कारण ये नीचे क्या होते हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं ऑयल सेपरेटर के अंदर। और जब ये नीचे ऑयल सेपरेटर में इकट्ठा हो जाते हैं तो इनको वापसी कंप्रेसर के बॉटम में ले लिया जाता है, जहाँ पे हमारा ऑयल टैंक है। तो इस प्रकार से ऑयल सेपरेटर का यूज किया जाता है, मतलब ऑयल को सेपरेट करना, अलग करना, किससे, गैस से। गैस हमारी हल्की होने के कारण आगे निकल जाएगी और हमारा जो ऑयल है वो उसके वेपर भारी होते हैं, उस कारण से वो नीचे बैठ जाएंगे, और जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो उसको वाल की सहायता से दोबारा से कंप्रेसर के बॉटम में स्टोर कर लिया जाता है, ताकि हमारा जो कंप्रेसर के अंदर ऑयल है वो उसको मेंटेन रह सके। इसके बाद हमारा यूज होता है कंडेंसर। अब कंडेंसर हमारा यहाँ पे क्या यूज होगा, देखिए जब भी अमोनिया प्लांट की बात आएगी तो हमेशा आपका क्या मिलेगा, वाटर कूल्ड कंडेंसर मिलेगा। एयर कूल्ड कंडेंसर बहुत कम चांसेस आपको मिले, हमेशा क्या मिलेगा, वाटर कूल्ड कंडेंसर मिलेगा। वाटर कूल्ड कंडेंसर होने का रीजन क्या है, एक हाई एफिशिएंसी, एक हाई लार्ज मात्रा में वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज करना। इसके अंदर आपको एवापोरेटिव कंडेंसर मिल सकता है, आपको डबल पाइप या बोल सकते हो साइलेंट ट्यूब भी मिल सकता है, ये अकॉर्डिंग टू प्लांट, ठीक है, मतलब जितना हमारे पास रिक्वायर्ड स्पेस है उसके अनुसार। बाकी आपको ज़्यादातर इसके अंदर मिलेगा एवापोरेटिव टाइप कंडेंसर। एवापोरेटिव टाइप कंडेंसर क्या होता है, इसके अंदर आपका ऊपर से पानी और प्लस में एयर, मतलब एवापोरेटिव कंडेंसर क्या होता है, हवा और पानी दोनों के द्वारा वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज करना है, ये एवापोरेटिव हमारा कंडेंसर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आगे लगा होता है ड्रायर और एक्सपेंशन वाल। अब यहाँ पे एक्सपेंशन वाल कौन सा यूज होता है, अमोनिया प्लांट के अंदर हमेशा जो हमारा एक्सपेंशन वाल यूज होगा, हैंड एक्सपेंशन वाल यूज होगा। अब हैंड एक्सपेंशन वाल क्यों यूज होता है, हैंड एक्सपेंशन वाल वहाँ यूज होता है जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा हो, या बोल सकते हो जहाँ पे लोड कॉन्स्टेंट नहीं है, जहाँ पे लोड कॉन्स्टेंट नहीं है, एक समान नहीं है। क्या पता हमें कुछ टाइम तो टेम्परेचर बहुत हमें माइनस में देना पड़ जाए, हो सकता है कई बार हमें टेम्परेचर बिल्कुल प्लस में मेंटेन करना पड़ जाए। यहाँ पे हमारा हैंड एक्सपेंशन वाल यूज होगा। हैंड एक्सपेंशन वाल यूज करने से क्या होगा, हम उसको अपनी आवश्यकता अनुसार जितना रेफ्रिजरेंट हमें फ्लो करवाना है उतनी ही वाल हम यहाँ से ओपन करेंगे, जितनी हम ओपन करते रहेंगे उतना यहाँ से रेफ्रिजरेंट फ्लो होता रहेगा। ये हमारे डिमांड के अनुसार है, हमारे प्लांट के अनुसार डिमांड है कि हमें वहाँ पे कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, कितने टाइम में करना है। इस कारण से हमेशा हैंड एक्सपेंशन वाला यूज होता है। जैसे कि आपने पानी का नल खोला और पानी का प्रेशर कितना आ रहा है डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको कम चाहिए ज़्यादा चाहिए। सेम यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेंट कितना चाहिए, कितनी कूलिंग चाहिए, इस कारण से हैंड एक्सपेंशन वाला यूज होता है। इसके बाद हमारा लगा होता है एवापोरेटर। अब एवापोरेटर यहाँ पे कौन सा लगा होता है, हमेशा यहाँ पे एवापोरेटर आपको क्या मिलेगा, सेल एंड ट्यूब, या आप बोल सकते हो फिन्स एंड ट्यूब। सेल एंड ट्यूब मैंने क्यों बोला है और फिन्स एंड ट्यूब क्यों बोला, सेल एंड ट्यूब कुछ अमोनिया प्लांट में होता है, लेकिन आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा, फिन्स एंड ट्यूब मिलेगा। सेल एंड ट्यूब का मतलब क्या है, ये भी एक अमोनिया प्लांट में होता है, एक बंद जहाँ पे सिस्टम होता है, जहाँ पे कूलिंग हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको सेल एंड ट्यूब मिलेगा। लेकिन जहाँ पे एक बड़ा प्लांट होता है वहाँ पे आपको फिन्स एंड ट्यूब मिलेगा एक लार्ज मात्रा में, ठीक है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके पीछे लगे होते हैं फैन, जो कि फैन को क्या करते हैं, एयर का सर्कुलेशन करते हैं। तो ये एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है। बाकी एक रेफ्रिजरेशन साइकिल मैंने प्लांट की बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके अंदर हर एक पार्ट वाइज और स्टेप बाय स्टेप उसको क्लियर किया हुआ है, वो भी आप वॉच कर सकते हो, जिससे आपको और भी डाउट इसके क्लियर हो जाए रेफ्रिजरेशन साइकिल अमोनिया के। क्योंकि मेरा काम यह है कि नॉलेज को इम्प्रूव कैसे करें,
ना कि ये कि वीडियो पे व्यू कैसे लाए। मेरा मोटिव है कि नॉलेज इंप्रूव कैसे करें, और नॉलेज इंप्रूव करने के लिए अगर आपको कोई वीडियो और अच्छी मिल सकती है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता रहता हूँ। आगे क्या है, अमोनिया सेफ्टी। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अमोनिया सेफ्टी हम क्यों चाहिए, क्या ज़रूरी है और आप कैसे हैंडल करो। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अमोनिया जो एक ऐसी गैस है जो कि 3 मिनट के अंदर इंसान को बिल्कुल ख़त्म बना सकती है, बिल्कुल मार सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जब भी अमोनिया लीकेज होती है ना, सबसे पहले वो आपके क्या होगा, मुंह से चढ़ेगी, नाक से चढ़ेगी, आँखों से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपके पैर आगे वर्क नहीं करेंगे, आप बिल्कुल पैरालाइज हो जाओगे। क्योंकि अमोनिया एक ऐसा रिएजेंट है जो आपकी जहाँ से भी आप सांस लेने की कोशिश करोगे वहीं से चढ़ेगा। सबसे पहले नाक से आप सांस लेते हो, वहाँ से चढ़ेगा। आपको जब नाक से सांस नहीं, आपने मुंह को ओपन किया तो मुंह से भी आपको क्या हुआ, अमोनिया लग गई। तो जब आप आंखें खोलने की कोशिश करोगे आपकी आंखें नहीं खुल पाएंगी। उसके बाद अगर आप चलना चाहोगे तो आप बिल्कुल स्टेप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो इसी कारण से हमेशा कंपनियों के अंदर अमोनिया सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है। वो इसी कारण से दी जाती है कि आपको ऐसी कंडीशन पे क्या करना चाहिए। हमेशा याद रखना, अमोनिया का प्लांट हो, आपको हमेशा एक बेस्ट चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ, हमेशा वाटर का यूज करते रहना। आपको अमोनिया लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। आपकी अमोनिया कहीं बॉडी पे गिर जाए, वाटर का यूज करो, ठीक है। आपको अमोनिया की स्मेल आ रही है या ज़्यादा आपको लग रहा है कि अमोनिया ज़्यादा उठ रही है, तो अपना जो फेस के ऊपर ज़्यादा वाटर स्प्रे करो। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अमोनिया जो है पानी के अंदर घुलनशील होता है। अमोनिया पानी के अंदर घुलनशील होता है और ये कम इफेक्ट करता है बॉडी के ऊपर। आप जितना ज़्यादा पानी ड्रिंक करोगे, जितनी ज़्यादा आपको अमोनिया लगे, वो पानी के अंदर घुलनशील होके वो सब ड्रेन हो जाएगा, आपकी बॉडी को इतना क्या नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो अमोनिया सेफ्टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अमोनिया हमारे लिए खतरनाक होता है और इसके लिए आपको क्या क्या यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, पानी का यूज आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होता है। इसके द्वारा आप अपना बचाव कर सकते हो। जैसे ही आपको हल्की सी अमोनिया लगी, आप पानी का स्प्रे कर लीजिए, पानी ड्रिंक कीजिए, जितना करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। नंबर 2, खुली हवा में जाइए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, खुली हवा कौन सी, अगर बाय द वे हवा का फ्लो इस साइड है, हवा का फ्लो इस साइड है, तो आपको रन इस साइड नहीं करना, अपोजिट साइड करना है। क्योंकि हवा के फ्लो से अमोनिया उसी साइड जाएगी, आपको एंटी अपोजिट साइड में जाओगे, ठीक है। मतलब अगर आपकी अमोनिया लीक होने के बाद एयर फ्लो इस साइड है तो अमोनिया इस साइड फ्लो करेगी, लेकिन आपको एंटी अपोजिट जाना है, इसके बैक साइड में जाना है, रॉन्ग साइड में जाना है। क्यों, वहाँ पे आपको अमोनिया नहीं लगेगी। तो हमेशा अगर आपको अमोनिया लगे, खुली हवा में जाइए, सांस लीजिए और प्लस में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते रहिए। ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपको हमेशा बचाएंगे, किससे, अगर बाय द अमोनिया लीकेज हो जाए और अमोनिया सेफ्टी के तौर पे। एक और है, उसकी बात हम आगे करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। आगे क्वेश्चन आता है ब्लो डाउन क्या होता है। क्या क्वेश्चन है, ब्लो डाउन क्या होता है। देखिए ब्लो डाउन का मतलब क्या होता है, ब्लो डाउन हमेशा यूज होता है कंडेंसर के अंदर। कहाँ यूज होता है, कंडेंसर के अंदर। अब कंडेंसर के अंदर ब्लो डाउन का मतलब क्या है, देखो क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई मई जून जुलाई में, और आपका प्लांट चल रहा है, लेकिन प्लांट चलते चलते जो आपका कंडेंसर में पानी है, कंडेंसर आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर था, वाटर कूल्ड कंडेंसर में जो पानी है नीचे टैंक में, आप इसको कूलिंग टावर बोल सकते हो, ऑपरेटिव कंडेंसर अगर आपका यूज हो रहा है तो वहाँ पे आप देख लेना, आपका जो पानी है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, आपका जो कंडेंसर था उसकी एफिशिएंसी वीक हो गई है, उसकी अप्रोच वीक हो गई है, तो क्या करें, ब्लो डाउन करो। अब ब्लो डाउन का मतलब क्या है, ब्लो डाउन का सीधा सा मतलब ये है, अगर आपके कूलिंग टावर या कंडेंसर के अंदर 100% पानी भरा हुआ है, इसमें से 50% पानी रिमूव कर दो, क्योंकि ये पानी गर्म था तो आपको कूलिंग क्रिएट नहीं होने दे रहा था, वेपर से लिक्विड रिएजेंट नहीं बनने दे रहा था। तो यहाँ पे आप सीधा इसको 50% रिमूव कर दो। 50% रिमूव करने के बाद आपका जो गर्म पानी था वो निकल गया। अब इसके अंदर न्यू वाटर ऐड कर दो।
क्या ऐड कर दो, न्यू वाटर, कोल्ड वाटर ऐड कर दो, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी अप्रोच दोबारा से बढ़ जाए। तो इस टाइम पे बीच बीच में हमें क्या करना होता है, ब्लो डाउन करना होता है। ब्लो डाउन सीधा मतलब क्या है, जो आपकी एफिशिएंसी है, आपका जो वेपर रेफ्रिजरेंट है लिक्विड रेफ्रिजरेंट में जल्दी जल्दी चेंज होता रहे, आपका जो पानी गर्म हो गया है वो गर्म ना रह के ठंडा रहे। तो इस कारण से आप 100% पानी को रिमूव कर दो 50% और उसके अंदर नया वाटर ऐड कर दो। ये होता है ब्लो डाउन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है व्हाट इज स्काबा एंड यूज। स्काबा होता क्या है, इसका यूज कैसे होता है, इसके बारे में चलिए हम देख लेते हैं। स्काबा, तो स्काबा की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है। स्काबा सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अप्रोच, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, खुद से सांस लेने वाला एक यंत्र। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए आपने बहुत बार देखा होगा, एक सिलेंडर होता है जो हमारे पेट पे रहता है। समुद्र के अंदर कुछ लोग जाते हैं, वो सांस लेने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। लेकिन जब इसका यूज करेंगे कितने टाइम के लिए करेंगे, कितना इसके अंदर प्रेशर होता है, कैसे वार्निंग देगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं, स्काबा जो होता है एक सिलेंडर होता है कंप्लीटली कुछ इस प्रकार से। इसके नीचे एक वाल लगा होता है, इस वाल को जैसे आप ओपन करोगे और ऊपर लगा होता है फेस मास्क। फेस मास्क को आप पहन लोगे और जैसे इस वाल को ओपन करोगे तो आपको जो ऑक्सीजन है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसके अंदर प्रेशर कितना होता है, 300 बार। प्रेशर की इकाई क्या है, प्रेशर आपका किस में हो सकता है, PSI में, बार में, KPA में, इन सब में हो सकता है। इसमें जो प्रेशर है वो बार के अंदर है। ठीक है, अब इसको ऑपरेटिंग टाइम कितना है, कितने टाइम आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। जैसे आपने कहीं पे अमोनिया लीक हो रही है, आपने इसको पहन लिया, लेकिन ये नहीं पता कितने टाइम इसको ऑपरेट करना है। इसको ऑपरेटिंग टाइम वैसे है 45 मिनट्स। क्या टाइमिंग है, 45 मिनट्स। लेकिन 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 इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या 45 मिनट ये काम करता है। हमेशा आप देखना, जब भी आपको सांस लेने में कठिनाई होगी तो हमेशा हम सांस को गहराई से खींचते हैं, तेज तेज खींचते हैं। तो उस टाइम पे इसका जो टाइम पीरियड है ये 45 मिनट से कम हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। और इसीलिए इसमें एक वार्निंग सिस्टम बनाया हो कि जब भी आपका सिलेंडर खाली होने वाला होगा उससे 15 मिनट पहले, मतलब जैसे इसका टाइम पीरियड 45 मिनट्स का है तो इससे ख़त्म होने से पहले ये 15 मिनट पहले, कितने मिनट पहले, 15 मिनट पहले एक वार्निंग विशल देगा। एक वार्निंग विशल देगा कि आपका सिलेंडर खाली होने वाला है, आप इस एरिया से निकल के एक सेफ जोन में चले जाइए। बिकॉज अगर आपका सिलेंडर खाली होगा तो आप वहीं पे मर जाओगे, क्योंकि आप क्या ऑपरेट करने गए हो, आप अमोनिया लीकेज ऑपरेट करने गए हो। अमोनिया लीकेज ऑपरेट नहीं हुआ, आपका सिलेंडर खाली हो गया, आपको सांस नहीं आएगा, सांस नहीं आएगा, आप फेस मास्क को निकालोगे, फेस मास्क को निकालोगे डायरेक्टली अमोनिया के संपर्क में आओगे और आप डेड हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये वार्निंग दिया गया है कि जैसे ही 15 मिनट इसके अंदर बचे तो एक विसल दे, विसल आपको सुनाई दे कि भाई साहब आपका सिलेंडर खाली होने वाला है 10-15 मिनट में, आप जल्दी से सेफ जोन में चले जाइए, वहाँ चले जाइए जहाँ पे फ्रेश एयर हो, फ्रेश ऑक्सीजन हो, वहाँ पे आप चले जाइए, इस एरिया से बाहर निकल जाइए। ये इसका मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो हमेशा इसको यूज किया जाता है जब भी अमोनिया लीकेज होती है, अमोनिया को ऑपरेट करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, आप उसको ऑपरेट करते समय वही बात है, अगर आपको अमोनिया लग रही है तो अमोनिया ऑपरेट करने के लिए आप तो सिंपल मास्क पहन लोगे। ठीक है, जिसके अंदर हमारा फिल्टर लगा होता है, या फिर आज के टाइम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है स्काबा का यूज करते हैं। लेकिन इसका टाइम पीरियड हमें हमेशा ध्यान रखना, और इसका जो विसल है वार्निंग विसल, उसका हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं इस कारण से इसके 2 पार्ट बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन वही बात है कि आपका लेवल क्या है उस अनुसार क्वेश्चन बनते हैं। आगे है अमोनिया गैस चार्ज एंड ऑयल चार्ज। क्या आपने अमोनिया गैस चार्ज की है या ऑयल चार्ज किया है, ये कैसे होता है। देखिए सिंपल सी बात है, अमोनिया गैस चार्ज का प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल वे में है, बहुत ही ईजी मेथड है। देखिए सबसे पहले तो अमोनिया प्लांट के अंदर जो गैस चार्ज होती है वो रिसीवर से होती है। किससे होती है, रिसीवर से होती है। रिसीवर से क्यों होती है, क्योंकि हमेशा जो बड़े प्लांट होते हैं उनके अंदर जो गैस चार्ज होती है वो हाई प्रेशर साइड से होती है, और हमारा जो रिसीवर है हाई प्रेशर साइड में रहता है।
अब इसको चार्ज करने का तरीका क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। ये आपका रिसीवर है। अब रिसीवर हमेशा लगता है कंडेंसर के बाद। जैसे मान लो ये कंडेंसर है, अब कंडेंसर के बाद ये आपका रेफ्रिजरेंट आ गया, कंडेंसर के बाद इसके अंदर रेफ्रिजरेंट आ गया और यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है, यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, गैस चार्जिंग करना है। गैस चार्जिंग करना है, मैंने इस लाइन को कर दिया बंद, मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसकी सहायता से, वाल की सहायता से। अब केवल यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आ रहा है लेकिन रिसीवर से रेफ्रिजरेंट जा नहीं रहा है। अब हमें क्या करना है, गैस चार्जिंग करनी है। गैस चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे सिलेंडर यूज होते हैं, कितने, 50 किलोग्राम के, 50 किलोग्राम के सिलेंडर यूज होते हैं। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, उसकी लाइन ली और उस लाइन को हमने यहाँ पे लगा दिया। कौन सी लाइन में, देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, ये वाल हमने यहाँ पे बंद कर दी है, रिसीवर से रेफ्रिजरेंट नहीं जा रहा है, लेकिन जो सिलेंडर है, सिलेंडर से हमने गैस इसी लाइन के अंदर भेज दी और यहाँ से हमने वाल को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। क्या कर दिया, वाल को ओपन कर दिया। तो सिलेंडर के अंदर जितनी भी गैस है वो हमारे सिस्टम में चली जाएगी। सिस्टम मतलब कि रिसीवर के बाद क्या लगा होता है, ड्रायर लगा होता है, एक्सपेंशन वाल लगा होता है, ऑपरेटर लगा होता है। वो सारी गैस यहाँ से चली गई, हमारा सिलेंडर खाली हो गया, गैस चली गई हमारे सिस्टम के अंदर और घूम के कंडेंसर के बाद वो गैस कहाँ आ गई, रिसीवर में आ गई। लेकिन रिसीवर से वापसी जाने का रास्ता अभी भी बंद है। तो हमें ये देखना होता है कितना हमें गैस चार्जिंग करना है। और जैसे ही हमें लगता है कि हमारे सिलेंडर कंप्लीट फिल हो गए हैं तो दोबारा से हम इस वाल को, ये जो सिलेंडर की वाल है, इसको बंद करके इसको दोबारा से ओपन कर देंगे, जिससे कि हमारा सिस्टम दोबारा से वर्किंग में आ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गैस चार्ज कर सकते हो बहुत ही ईजिली वे से। लेकिन उससे पहले जब भी आप गैस चार्ज करो ना, वैक्यूम बहुत ज़रूरी है। वैक्यूम जब तक आप नहीं करोगे, मतलब सिस्टम में से जो भी आपके कंपोनेंट हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन और उनकी गैस खींच के रिसीवर में स्टोर नहीं करोगे, तब तक आपको गैस ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आपकी लाइनें खाली है तो जल्दी से उसके अंदर रेफ्रिजरेंट चला जाएगा। अगर भाई आपकी लाइनें पहले ही फुल है रेफ्रिजरेंट की, तो आपका जो गैस चार्जिंग प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। इस कारण से हमेशा पहले वैक्यूम करो, गैस चार्ज करो और फिर उसके बाद दोबारा से उसको ऑपरेट कर दो जैसे सिस्टम चल रहा था। एक ऑयल चार्जिंग की बात थी। ऑयल चार्ज हम कहाँ करते हैं, ऑयल चार्ज हम डायरेक्टली करते हैं कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर के अंदर हमेशा जो सक्शन वाल होता है और एक ऑयल वाल होता है, तो हम यहाँ पे सक्शन वाल को बंद करें। सक्शन वाल मतलब जहाँ से रेफ्रिजरेंट हम खींच रहे हैं उस वाल को बंद करके हम ऑयल वाली जो लाइन है उसको ड्रम के अंदर डालेंगे और इसको एक पिस्टन के द्वारा, मतलब कि बिल्कुल हल्के से लोड के द्वारा इसको क्या कर देंगे, ऑयल को सक करवा देंगे। कंप्रेसर को क्या सक करना है, रेफ्रिजरेंट सक करना है, लेकिन रेफ्रिजरेंट की हमने वाल बंद करके ऑयल प्रेशर की वाल, ऑयल वाल हमने ओपन कर दी है। लेकिन उस टाइम पे कंप्रेसर हमारा बहुत कम लोड पे होना चाहिए, ताकि जिससे वो सारा ऑयल ले सके जितना हमें चार्ज करना है। तो एक बेस्ट प्रोसेस और एक बिल्कुल आसान तरीका होता है इसको चार्ज करने का। चलिए आगे चलते हैं, बस 2 पॉइंट और है, उसके बाद हम इसको ख़त्म करें। अमोनिया लीकेज हाउ कैन ऑपरेट। अमोनिया लीकेज होगी, आप कैसे ऑपरेट करोगे। देखिए सबसे पहले तो अमोनिया लीकेज जब भी होगा ना, बहुत जल्दी पता चलता है कि अमोनिया लीकेज हो गया। क्यों, वो सेंस कर लेते हो आप, स्मेल के द्वारा पता चल जाता है। आप जैसे ही बाहर से आए किसी प्लांट में कि अमोनिया लीकेज हो रहा है, अमोनिया लीकेज होने के बाद आप ऑपरेट कैसे करोगे। देखिए अगर वैसे माइनर लीकेज है, किसी वाल से लीकेज हो रहा है, तो उसकी ग्लैंड को टाइट कर दीजिए। क्योंकि हमेशा जो आपकी लीकेज होती है वाल से, वो कहाँ से होती है, ग्लैंड से होती है। तो ग्लैंड को आप पाइप रेंच के द्वारा टाइट कर सकते हो। अगर भाई बड़ी लीकेज है, कोई लाइन फट गई, कोई वाल फट गया, तो आप उस टाइम पे क्या करो। उस टाइम पे सबसे पहले जो रिसीवर से रेफ्रिजरेंट जा रहा है, याद रखना, रिसीवर से जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है आगे प्लांट में, जो आगे आपका एक्सपेंशन वाल में जा रहा है, ऑपरेटर में जा रहा है, उस वाल को पहले बंद कर दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपका जो रिसीवर है, आपका सारा रेफ्रिजरेंट कहाँ पड़ा है, रिसीवर में पड़ा है। अगर आप रिसीवर से रेफ्रिजरेंट आगे नहीं भेजोगे, तब आपका क्या होगा, रिसीवर से आपने रेफ्रिजरेंट आगे नहीं भेजा, आपका सिस्टम आपका चल रहा था, आपने सिस्टम को सीधा सा क्या कर दिया, वैक्यूम पे लगा दिया। तो जहाँ पे लीकेज हो रही है वहाँ पे से गैस खींच के वापसी रिसीवर में आ जाएगी, और जहाँ पे लीकेज हो रही है वहाँ पे गैस की मात्रा जो है कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब गैस की मात्रा कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप ये इसकावा या पानी के यूज़ से उसको आप ऑपरेट कर सकते हो, उसको रिपेयर कर सकते हो। लेकिन फर्स्टली आपको वहाँ पे जो लेवल है गैस का, उसको कम करना पड़ेगा।
उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। लास्ट में क्वेश्चन बचता है पीएचई क्या होता है। पीएचई प्लेट हीट एक्सचेंजर। हमेशा अमोनिया प्लांट में देखना आपके जो कंडेंसर होते हैं वो भी कई बार पीएचई बना दिए जाते हैं, और जो आपके ऑपरेटर होते हैं वो भी पीएचई बना दिए जाते हैं। इसका रीजन क्या है? देखिए पीएचई होता क्या है, दो प्लेट होती हैं, प्लेट बनी होती है स्टेनलेस स्टील की, और इसके अंदर फ्लो करवाया जाता है एक साइड से रेफ्रिजरेंट का और एक साइड से अमोनिया का या पानी का, जो भी हमें ठंडा करना है। अब देखो प्लेट की डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से होती है। इन साइड में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, 3 मिनट की वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। उसके अंदर मैंने कंप्लीटली उसको वॉच भी किया हुआ कि प्लेट के अंदर लीकेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे होती है। ये भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको क्लियर रहे। देखो यहाँ पे 4 चीज़ें होती है, 1 2 3 4। अब एक साइड से आपका जैसे अमोनिया जा रहा है इन एंड आउट, अब दूसरी साइड से अमोनिया को ठंडा क्या करना है, वो चीज़ हमारी दूसरी साइड से चली जाएगी, और दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। एक लाइन से आपका अमोनिया आ रहा है, एक लाइन से वाटर आ रहा है, ठीक है, ये खत्म, ठीक है, एक लाइन से आपका वाटर आ रहा है, एक साइड से अमोनिया आ रहा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। और हीट ट्रांसफ़र होने से अमोनिया की जो कूलिंग है वो आपका वाटर ले लेता है, और जो वाटर की जो हीटिंग है वो उसको अमोनिया ले लेता है। तो एक हीट एक्सचेंज कराने के लिए हम पीएचई का यूज करते हैं, ठीक है। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते यहीं पे विराम देना चाहूँगा। और सेकंड जो पार्ट इसका आने वाला है 1 या 2 दिन में आ जाएगा, और उसके अंदर थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे, ताकि आपको इंट्रो बिल्कुल क्लियर हो, उसके आपके डाउट क्लियर हो उसके, और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें। एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आप देखते रोहित दिमाग साथ रोहित दिमाग हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।